यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे कॉमर्स के एक नए टेस्ट को। इसके अंदर 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे सुबह टेलीग्राम के ऊपर, इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया था टेस्ट नंबर 5 का। आई होप आपने उसको कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अब आप कर लीजिएगा और क्वेश्चन को टैली करके और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे। ओके हाँ जी, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था ये, एक्स इज एन इंडिविजुअल। एक्स जो है वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसकी 55 साल की जो है वो क्या है, एज है, हैविंग ग्रोस टोटल इनकम 3.5 लाख, उसकी जो जीटीआई है वो 3.5 लाख है। ओके, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20? असेसमेंट ईयर 19-20 की बात हो रही है, तो मतलब इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 18-19। यस सर, तो मतलब यहाँ पे फाइनेंस एक्ट, कौन से फाइनेंस एक्ट की बात होगी सर? फाइनेंस एक्ट 2018 की। हाँ जी सर, लेकिन सर हमारे सिलेबस के अंदर तो फाइनेंस एक्ट 2018 नहीं है, हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है अपने को वो है फाइनेंस एक्ट 2020। ओके, तो पहले तो ये बता दूं कहानी आपको मैं, फाइनेंस एक्ट 2020 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्रीवियस ईयर है वो होगा 2020-21 और जिसका असेसमेंट ईयर है वो है 2021-22। तो आपको जो एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है वो पढ़ना फाइनेंस एक्ट 2020। तो सर क्वेश्चन 2018 का क्यों दिया जब पढ़ना 2020 है? क्योंकि पेपर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर्स के जो है वो उनके प्रोविजंस को पूछ लेते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो साथ में डाल दिया, हालांकि नया भी मैंने लिख दिया है। तो देखो अगर पहले क्या था, 3.5 लाख रुपए, मतलब 2.5 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख से ऊपर जो है वो 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% का टैक्स रेट था। ओके, और 87A में आपको जो है वो रिलीफ मिलती थी, वो थी अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम जो है वो 3.5 लाख रुपए तक है, तो टोटल जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से 2500 रुपए की आपको जो है वो क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। हालांकि अब 12,500 रुपए की हो गई है, बताता हूं आपको। तो वैसे इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका तो आंसर बनता है 2580। कैसे? 2.5 लाख रुपए तक नहीं, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक 5% टैक्स है, तो 1 लाख रुपए की इनकम जो है, क्योंकि इनकम 3.5 थी, 3.5 में से 2.5 लाख तो एग्जेम्प्ट हो गया, तो 1 लाख की इनकम पे 5% कितना हो गया, 5000। रिबेट 87A का मिल गया कितना, 2500। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, क्योंकि 3.5 लाख रुपए तक की इनकम थी। ठीक है, अब ये 2500 पे आपका पहले, अब तो 4% हो गया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, पहले 3% था, तो 3% सेस हो गया कितना, 75। टोटल जो आपकी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी होगी, 2575। जो टैक्स लायबिलिटी होती है उसको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं 10 के मल्टीपल में। 5 या 5 से ज्यादा है तो फिर वो 10 बन जाएगा, तो 2575 है, लास्ट में 5 है तो ये 10 बन जाएगा, तो 75 की जगह क्या हो जाएगा, 80। तो आंसर बनता है 2580। लेकिन अब मेन बात जो है वो ये है, 87A की रिलीफ का आज क्या सीन है। असेसमेंट ईयर 17-18 में, मतलब जिसका फाइनेंस एक्ट 2017 की यहाँ पे बात हो रही है, 16 की बात हो रही है, तो वहां पे 5 लाख रुपए तक इनकम अगर होती थी तो 5,000 रुपए तक की आपको जो 87A में रिलीफ मिलता था। उसके बाद 18-19 और 19-20 के अंदर जो है वो 2,500 रुपए थी। और अब जो है करंट में जो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपका जो असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है, 21-22, तो 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए जो रिलीफ है वो कितनी है, 12,500। और वो कब मिलेगी, अगर आपकी टोटल इनकम, मतलब ग्रोस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C से 80U की जो डिडक्शन है उनको माइनस करने के बाद में जो नेट टैक्सेबल इनकम आती है, अगर वो टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए तक है या 5 लाख से कम है, तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसमें से 12,500 रुपए या फिर जो आपका 100% ऑफ टैक्स है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब की डेट, अब जो है अगर मान लो मेरी इनकम है 4,50,000, ठीक है, 4,50, तो बताओ मेरे पहले टैक्स बताओ सर, 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट हो गया। हाँ जी, 2.5 लाख से लेके और 4.5 कितनी इनकम है बोलो, 2 लाख की। 2 लाख की इनकम पे कितना, 5%, कितना हो गया, 10,000। ओके, ये मेरा टैक्स बनता है। हाँ जी, लेकिन मुझे 87A का रिबेट मिल जाएगा कितना, 100% ऑफ द टैक्स या 12,500, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है। तो टैक्स मेरा कितना है, 10,000 या 12,500, दोनों में से जो कम है वो कम क्या आ गया, 10,000, तो 10 का 10 मेरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अब मुझे मतलब रिलीफ मिल जाएगी, तो मेरी जो नेट टैक्स लायबिलिटी बैठेगी वो क्या बनेगी, 0। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो अब का जो प्रोविजन है वो क्या, सेक्शन 87A के अंदर जो आपको रिलीफ मिलने वाली है वो कितनी है, 12,500 और टोटल टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लेस, कम मिलने वाली है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखी है दो और दोनों में से आपको बताना है मतलब आपको कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। पहली, टी टेस्ट और एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल असम्पशन, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों टेस्ट की जो असम्पशन है वो जनरली सेम है क्योंकि दोनों स्मॉल सैंपल टेस्ट है। आगे, टी टेस्ट को यूज किया था कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप, जबकि एफ को यूज किया था कंपैरिजन बिटवीन द मोर देन टू ग्रुप, बिल्कुल सही बात है सर। तो दोनों के दोनों आंसर जो है मतलब स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही बोले तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। फर्स्ट, आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सबसे पहला, हेज फंड होता है बेसिकली रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, हम कुछ फंड्स के अंदर पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं हेज फंड। ओके, तो हेज फंड का मेन पर्पस जो है वो क्या होता है, रिस्क का मिटिगेशन करना है, मतलब रिस्क रिड्यूस करना है, ठीक है ना। मतलब आप जो है वो अपोजिट पोजीशन ले लेते हो कई बार, जैसे अगर आपने स्टॉक को परचेस किया किसी मार्केट में तो दूसरी मार्केट में जाकर के स्टॉक को सेल करने का आप लोग जो है वो क्या करते हो, पोजीशन आप ऑब्टेन कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं हेज फंड। हेज फंड आर नॉट म्यूचुअल फंड, बिल्कुल सही बात है, हेज फंड जो है म्यूचुअल फंड नहीं है। आपको बताना कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट ए करेक्ट, ठीक है ना, ये तो करेक्ट है। हेज फंड कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, पब्लिक को सोल्ड हो सकते हैं, हाँ जी सर हो सकते हैं बिल्कुल। आगे, इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड मस्ट पे वेरियस फीस एंड एक्सपेंस, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं, मस्ट पे होता है क्या, नहीं सर ऐसा नहीं है, तो आंसर ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड प्रोवाइड इकोनॉमिक ऑफ स्केल आपको मिलती है, बिल्कुल मिलता है जी, तो थर्ड का जो है वो क्या आएगा, थर्ड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ द परसीव्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट द कॉस्ट टू द कस्टमर एज इट इज, लाइन जो है वो बुक में से उठ के आई, बोलते हैं इनमें से कौन सा जो है, मतलब किसको बोलते हैं परसीव्ड टेंजिबल या इनटेंजिबल बेनिफिट। जब भी हम किसी सामान को परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस सामान से अपने को जो है वो क्या मिलता है, कुछ वैल्यू मिलती है। वो वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है, वैल्यू दो तरह की, टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। ओके, हाँ जी, तो इसको क्या बोलते हैं, कस्टमर वैल्यू। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड आएगा। आगे, करेंसी स्वैप करेंसी स्वैप इज ए मेथड, करेंसी स्वैप जो है वो एक मेथड है क्या करने का, करेंसी स्वैप के अंदर हम लोग जो है स्वैपिंग करते हैं, बोलते हैं हेजिंग करते हैं, किसको, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो आपका जो फॉरेक्स रिस्क है उसको हेज करने के लिए, मतलब उसमें जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो वो क्या करते हैं, स्वैप एग्रीमेंट लेते हैं। तो करेंसी स्वैप एक मेथड है किसका, हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बोले तो फर्स्ट। आगे, प्रोमोटिंग द टीम स्पिरिट को प्रमोट करना, हार्मनी मेंटेन करना एंड यूनिटी बना के रखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये क्या है, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डिकॉप्स। एस्पिरिट डिकॉप्स जो है वो यही बोलता है कि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी बना के रखेंगे, ठीक है जी। आगे, अमाउंट अनयूटिलाइज इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अगर मान लो सेक्शन 54 के अंदर आपने कोई भी जो है वो कैपिटल गेन कमाया और वो जो कमाई करते हो वो किसकी, सेक्शन 54 किसका होता है, अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने पर कोई कैपिटल गेन हुआ, अब उसको अगर आपने एक्सेप्ट करवाना है, या तो नहीं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगा दो, या फिर उस पैसे को एक बार किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर जो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर रख दो, ठीक है। कितने साल तक रख सकते हो, तो 3 साल का पीरियड होता है, 3 साल तक जो है या तो उसको यूज कर लो, नहीं तो 3 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो बोलते हैं अमाउंट अगर कोई अनयूटिलाइज रह गया, मतलब यूज नहीं किया इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम फॉर विच एग्जम्पशन क्लेम कितनी है, 54 में, शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ 3 ईयर हैव बीन एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। आगे, ए सेल एंड लीज बैक जो है एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आज मतलब हमारी ओनर जो है वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को या अपने एसेट को जो है एक बार के लिए सेल कर देगा और फिर वही प्रॉपर्टी जो है वो दोबारा लीज पे ले लेगा। तो ये कहां पे होता है, जहां पे आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, जहां पे कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे इस एग्रीमेंट को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बोलता है सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर ए लेसी के लिए सुटेबल है अगर उसको जो है वो क्या है, लिक्विडिटी क्राइसिस है। तो चलो जी आगे, अब बोलते हैं अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल इज कंसीडर्ड टू बी बेस्ट, कौन सी गुडविल जो है सबसे बेस्ट है। हमने पढ़ा था गुडविल का, मैंने इसके अंदर जो है वो टाइप ऑफ गुडविल का मैंने आपको टॉपिक करवाया था जिसमें 4 तरह की हमने गुडविल पढ़ी, उसमें हमने ये पाया था कि सबसे बेस्ट गुडविल जो है वो होती है कौन सी, कैट गुडविल। कौन सी, कैट। तो आंसर तो आएगा कैट। क्यों होता है, कैट इन कैट गुडविल द कस्टमर आर प्रोग्रेसिवली लॉयल रहता है एंड टू द ब्रांड और द ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी बोर्ड के प्रति नहीं, ब्रांड के प्रति लॉयल रहेगा। चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरा वो चला जाए, उसकी जगह को दूसरा जाए, तो भी वो ब्रांड के प्रति जो है वो लॉयल रहेगा। डॉग क्या करता था, डॉग जैसे ही बोर्ड छोड़ के गया तो कस्टमर भी छोड़ के चला जाएगा, उसको बोलते हैं डॉग गुडविल। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी होती है, कैट गुडविल। द बोर्ड और द अथॉरिटी ग्रुप डोंट कंसर्न देम, देयरफॉर कैट गुडविल इज टू बी द बेस्ट। Dog goodwill, dog represent a loyal and a faithful customer base who are more attached to the person conducting the business rather than the place of the business। तो dog goodwill जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, कैट गुडविल ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कैट गुडविल के अंदर कंपनी का बोर्ड या कंपनी के एम्प्लॉय के चले जाने के बाद भी कस्टमर जो है वो कंपनी का बना रहेगा। आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल
मोस्ट एप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री है इन द इंटरनेशनल बिजनेस टू एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। कोई भी ऐसी कंपनी जो पहले डोमेस्टिकली ही काम करती थी और अगर वो अब ये सोच रही है कि हम अब्रॉड में जाके काम करेंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा मोड जो है वो रहता है शुरुआत में, वो है कौन सा? एक्सपोर्टिंग। कौन सा? एक्सपोर्टिंग। क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो है एक्सपोर्टिंग के अंदर जो रिस्क है वो बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल ही कम होता है। आगे, शॉपिंग गुड्स हैव द फॉलोइंग फीचर। शॉपिंग गुड्स से होती है उनके अंदर आपके ये सब फीचर होते हैं। वो कौन कौन से आपके फीचर होते हैं? सबसे पहला, दीज प्रोडक्ट आर जनरली ड्यूरेबल होते हैं। हाँ जी सर, शॉपिंग गुड जैसे कपड़े हो गए आपके ड्यूरेबल है। हाँ जी। कंज्यूमर जनरली कंपेयर द गुड्स ऑफ वेरियस सेलर एंड पुट देन दे बाय सच गुड्स। कैसे होते हैं? बिल्कुल, जब भी आप परचेज करते हो तो क्या एक ही दुकान से ले लेते हो, ये थोड़ा कंपेयर करते हो कि कहां पे ज्यादा अच्छा मिल रहा है। एंड थर्ड, पर यूनिट प्राइस होता है इन गुड्स के जनरली हाई रहता है। जी बिल्कुल रहता है। दीज गुड्स आर रेगुलरली कंटिन्यूअसली इन डिमांड। नहीं सर, ऐसा नहीं तो वो रेगुलर गुड्स होती है। दीज गुड्स आर सोल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द अग्रेसिव प्रमोशन एफर्ट। नहीं सर, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए बी सी। बोले तो सेकंड। चलो जी आगे। ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन टिपिकली वुड नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ। अगर आप स्टेटमेंट बनाओगे चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन की, ठीक है, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन का अगर कोई स्टेटमेंट बनेगी तो किसके ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा? शेयर कैपिटल के ऊपर आएगा। जी बिल्कुल आएगा। डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर्ड, जो डिविडेंड आपने शेयर्स के ऊपर डिक्लेयर कर दिया, इसके ऊपर उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। आगे, कैश डिविडेंड के ऊपर आएगा जी, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है, आपकी डिक्लेयर तो कर दी लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया। दूसरा, परचेज एंड रिटायरमेंट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, इस पे आएगा। जी बिल्कुल आएगा, हमारी ये इन्वेस्टमेंट है। तो डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर के ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो डिविडेंड जो है हमने डिक्लेयर्ड कर दिया, उसका पेमेंट हो चुका है जनरली। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द प्री रिक्विसाइट ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक ही सामान का अलग अलग लोगों से अलग अलग रेट चार्ज करना, तो उसके अंदर जो है कौन सी इसकी कंडीशन नहीं है? तो बोलते हैं फर्म मस्ट है मोनोपोली होनी चाहिए। जी मोनोपोली पावर, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओनली पॉसिबली किस मार्केट में होता है? मोनोपोली में, तो ये तो होनी चाहिए। प्रोडक्ट है मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्या उस प्रोडक्ट के मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं? नहीं सर, ये उसकी कंडीशन नहीं है, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर हो गए उसके तो आप डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं पाओगे, आपको एक ही रेट पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया तो वो पर्सन किसी और से लेना शुरू कर देगा। तो यहां पे मोनोपोली में एक ही सामान होता है जनरली, ठीक है ना। आगे, मार्केट सेपरेटेड होता है, प्राइस लेस प्रोडक्ट मस्ट बी डिफरेंट मार्केट, ये भी होता है। तो सेकंड कंडीशन जो है ये इसकी प्री रिक्विसाइट नहीं है। आगे, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसको सेटअप किया गया था एज ए सब्सिडरी ऑफ द आईडीबीआई। क्या करने के लिए सिडबी को बनाया था? आईडीबीआई पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहले दोनों तरह की इंडस्ट्री को संभालता था, जो स्मॉल स्केल वाली है और जो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, दोनों को, मतलब दोनों को फंडिंग देने का काम इस आईडीबीआई का था। फिर आईडीबीआई ने जो है वो क्या किया, अपना एक नया बैंक बनाया जिसको बोलते हैं सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इसका मेन काम क्या था? एमएसएमई जो होती है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज बेसिकली, ठीक है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, उनको फंडिंग करने का था। तो सिडबी वर सेटअप एज ए सब्सिडरी बना, क्या करने के लिए? ऑफ द आईडीबीआई टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ द आईडीबीआई। तो 14th का 1। आगे, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द मैनिफेस्टेशन, इसके हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे देखा आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है। ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मतलब आएगा डी, और फिर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ही क्या होगा? ब्रीच होगा, फिर आएगा सी, ABDC सेकेंड। आगे, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म, MR निकालना है आपको फर्म का। डेट सेल ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस 10 रुपए पे एंड द प्राइस इलस्ट्रेटेड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट जो है वो कितनी है? -2। अब यहाँ पे आपको जो है वो क्या निकालना है? MR निकालना है। अब यहाँ पे MR जब आप निकालेंगे तो MR का ED का फॉर्मूला होता है इलस्ट्रेटेड डिमांड निकालने का। AR ED निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेवेन्यू कर्व। ओके, तो वो कैसे होता है? ED इज इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस में MR। इसको पुट करो, ED है कितना? 2। अब ये माइनस है, इसको इग्नोर करेंगे, क्यों? क्योंकि इलस्ट्रेटेड डिमांड जो है वो हमेशा क्या माइनस के अंदर होती है, क्योंकि प्राइस में और डिमांड के अंदर जो है वो क्या होता है? इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए इसके आगे 2 माइनस का लिखा हुआ है। तो ईडी जो है वो क्या है? 2 है। AR जो आपका प्राइस होता है उसी को AR बोलते हैं। तो प्राइस कितना आ गया? 10 अपॉन में AR माइनस में MR, 10 माइनस में X। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5। बोले तो फर्स्ट। आगे, करंट मार्केट प्राइस है किसी कंपनी का वो 90 है, करंट मार्केट प्राइस को बोलते हैं P0 जो है वो कितना है? 90 है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर जो है, मतलब नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड पर शेयर जो हमने एक्सपेक्ट कर लिया, बोलते हैं D1 उसको बोलते हैं। D1 जो है वो कितना? 4.5 है। अगर डिविडेंड एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो होगा कांस्टेंट रेट ऑफ 8%, तो ग्रोथ अगर मान लो 8% है तो शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बतानी है, बोले तो KE बताना है। तो KE का फॉर्मूला जो है यहाँ पे क्या होता है? एज पर गोल्डन मॉडल अगर हम बात करते हैं तो वहां पे फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिविडेंड के अंदर, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। ठीक है, अब P0 जो है वो कितना आपका? P0 का मतलब करंट मार्केट प्राइस कितना? 90। एक मिनट रुको,
करंट मार्केट प्राइस है वो कितना है आपका 90, ठीक है जी। D1 का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना 4.5 अपॉन के निकालना माइनस में जी कितना 8%, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखाऊंगा तो 0.08 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13%। तो ये है जी आपका 13%, ये देख लो आप, इस तरीके से सोल्व हो गए। तो मैंने कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 90k माइनस 7.2 इक्वल 4.5, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 11.7 अपॉन में k यहीं रह गया, ये नीचे आ गया 90, सोल्व करेंगे 13%। चलो जी, ए फर्म कंज्यूम्स 90,000 यूनिट, फर्म जो है 90,000 यूनिट को कंज्यूम करती है ऑफ ए सर्टेन आइटम ऑफ द रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन प्रोसेस एनुअली। उसकी जो है एक आइटम की कॉस्ट कितना 3 रुपए पर यूनिट है। कॉस्ट फॉर परचेज, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है एक ऑर्डर की 300 रुपए है। इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट 20% पर ईयर है। तो आपको ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक ऑर्डर टू क्वांटिटी का √2AO अपॉन में C। 2A, ए का मतलब एनुअल जो रिक्वायरमेंट्स है, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन में C कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट होती है। तो मैंने कहा 2 इंटू A कितना 90,000 इंटू O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना 300 अपॉन में C बोल तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हो। 1 रुपए एक जो आपकी एक जो यूनिट है उसकी जो कॉस्ट है 3 रुपए है, इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कैरिंग कॉस्ट कितना 20%, तो इंटू में 20%। ये मैंने सोल्व किया, आंसर आएगा 9487। 9487 बोले तो सेकंड। चलो जी, नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग दे रखी है। सबसे पहले असर्शन बोलती है अकॉर्डिंग टू द NI अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच होती है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। डिसीजन इज रेलिवेंट इज द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। तो बोलता है NI अप्रोच बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट है, मतलब पैसा कहां से ले रहे हो वो चीज मायने रखती है। बिल्कुल सही बात है। NI ये तो बोलता था जितना डिग्री ऑफ लीवरेज जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, उतनी कॉस्ट जो है ओवरऑल कॉस्ट वो कम आएगी और उतनी वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। असर्शन सही है। रीजनिंग क्या दे रखा है, ए फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ द लीवरेज। बिल्कुल सही बात है, यही तो होता है। फर्म जो है वो क्या करके डिग्री ऑफ लीवरेज को चेंज करके जो है वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है अपनी टोटल वैल्यू को भी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी। तो दोनों बातें सही है एंड रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट। 20th क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो बोलती है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज ऑलवेज वैलिड। कोई भी एग्रीमेंट जो विदाउट कंसीडरेशन वो हमेशा वैलिड होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, तो ये तो गलत है। दूसरा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सब एग्रीमेंट होते हैं बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या है, रॉन्ग। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है, सही। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो आंसर आएगा थर्ड। चलो जी आगे, स्टेटमेंट दे रखी है फर्स्ट, दो हालांकि क्लोजली रिलेटेड जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर नॉट सेम। बोलता है जॉब का इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस को अप्रेज करना दोनों सेम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हमारा जो मेन पर्पस है वो तो रेम्युनरेशन को फिक्स करने के लिए करते हैं हम लोग, और परफॉर्मेंस अप्रेजल किसके लिए किए थे, ट्रेनिंग टूनिंग देनी उनको या नहीं देनी, क्योंकि परफॉर्मेंस को अप्रेज करके देखते हैं कि क्या एम्प्लॉय सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है। सेकंड क्या बोलती है, पर्पस जो है जॉब इवैल्यूएशन का वो क्या है, टू फिक्स द रेम्युनरेशन एंड अदर रेलिवेंट बेनिफिट। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट। तो 21 का क्या आएगा, ए। आगे फिर दोबारा से आ गया, स्टेटमेंट फर्स्ट जो बोलती है अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पस एवरेज। सभी मतलब एवरेज, बेसिकली एवरेज जो है वो अर्थमेटिक मीन को ही बोलते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। और मीडियन और मोड जो है वो पोजिशनल एवरेज है, बिल्कुल, क्योंकि मीडियन मिड वैल्यू होता है और जो मोड है वो जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू उसकी बात करता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ए रिक्वायर 10 kg ऑफ द मटेरियल एट द रेट ऑफ 5 पर kg। ए के लिए क्या चाहिए, 10 किलो। ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 किलो का मटेरियल चाहिए और 5 रुपए पर केजी हिसाब से, 10 किलो का मटेरियल और 5 रुपए पर केजी। तो ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो कितना हुआ है, ए को बनाने में एक्चुअल क्वांटिटी लगी है 12 किलो और ये कितना 6 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो आपको बता रहे हैं यहाँ पे मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस। मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो कैसे आएगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू में एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू में एक्चुअल रेट। तो ये आपने निकाल लिया, 22 रुपए अनफेवरेबल आएगा आपका। ये माइनस आ गया ना, तो माइनस बोल दो अनफेवरेबल। तो आपका जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो कितना है, 22 अनफेवरेबल है। आगे रिड्रेसल मैकेनिज्म जो होता है कोपरा के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो कितने लेवल पे होता है, 3 लेवल पे होता है। एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक स्टेट और एक कौन सा, नेशनल बोले तो थर्ड। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर रिलेटेड विद द रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग की अगर बात करते हैं तो इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक रिलेशनशिप मार्केटिंग में होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेशन। ऐसा होता है क्या प्रोडक्ट के फीचर के ऊपर बात होती है, रिलेशनशिप मेंटेन अगर करना है, नहीं सर।
ये चीज़ नहीं है। दूसरा, प्रोडक्ट के बेनिफिट की बात होती है, हाँ जी सर, रिलेशनशिप मेंटेन करने तो सामान कैसा हो जिसके जो बेनिफिट प्रोवाइड करे। फ्रीक्वेंट कंज्यूमर कॉन्टैक्ट करते हैं, हिडन हाई कंसर्न फॉर क्वालिटी रहता है। तो तीनों चीज़ें हैं, लेकिन फर्स्ट नहीं है। प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेशन की बात नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट की बात होती है, ठीक है ना। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी, सी एंड डी बोले तो फर्स्ट। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन, इसको जल्दी से कीजिएगा और टैली भी कीजिएगा। ओके, और दूसरा, एग्जाम तक के लिए हम लोगों ने जो है एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसके अंदर आपको 12 अक्टूबर तक पेपर 1 प्लस में पेपर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। उसकी कॉस्ट हमने बहुत ही कम 3000 रुपये फीस रखी हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।